हाँ, तो केमिस्ट्री ऑफ फायर के अंदर अपन बात करे थे इसकी। एक तो फायर पॉइंट अपन ने पढ़ा। फायर पॉइंट क्या होता है? सबसे पहले फ्लैश पॉइंट बताओ। फ्लैश पॉइंट क्या होता है? फ्लैश पॉइंट अपना जलना शुरू होती है, जिसमें क्या होता है? वह ज्वलनशील पदार्थ की न्यूनतम मात्रा जिसमें क्या है, इतनी वाष्प निकलती है जिससे क्या होता है, वाष्पीकरण होता है और अंत में क्या होती है, जलने लगता है। उसको क्या बोलते हैं अपन? फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? फायर पॉइंट पढ़ा था। फायर पॉइंट पढ़ा था ना, उसमें क्या था भाई? वह पदार्थ जो कि उसकी जो ऊष्मा की जो मात्रा है, ऊष्मा की मात्रा है, वह न्यूनतम मात्रा, वह पदार्थ की न्यूनतम मात्रा जिसमें क्या है, वह वाष्प छोड़ता है और वाष्प छोड़ने के साथ साथ में क्या होता है, आग लगना शुरू कर देता है। जिसमें क्या है, एक अणु से दूसरे अणु, दूसरे अणु से तीसरे अणु और आखिर में क्या करता है, आग जलने लगती है। ठीक। और फिर उसके बाद में क्या आया था भाई? ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। क्या आया था? ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। पढ़ाया या नहीं पढ़ाया वो आपको? ऑटो इग्निशन टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस या स्वतःस्फूर्त तापमान नहीं पढ़ाया था आपको? स्वतःस्फूर्त तापमान, उसमें क्या होता है, पदार्थ की वह न्यूनतम मात्रा, वह न्यूनतम तापमान, पदार्थ का वह न्यूनतम तापमान जिसपे क्या है, पदार्थ अपने आप ही जलने लगता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? स्पॉन्टेनियस या ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, स्वतःस्फूरित तापमान, है ना, उसको स्वतःस्फूरित तापमान बोलते हैं। अब अपन बात करेंगे फ्लेमेबल लिमिट की, इसकी बात करेंगे। फ्लेमेबल लिमिट है ना। अब फ्लेमेबल लिमिट की बात करेंगे तो उससे पहले थोड़ा सा अपन जान लेते हैं कि फ्लेम क्या होता है। क्योंकि हर चीज को जानने से पहले उसका अपने को क्या जानना पड़ेगा? उसका बेस जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? उसका बेस। जब तक उसका बेस नहीं जानेंगे ना, तब तक अपने को क्या पता कि क्या होता है। फ्लेम क्या होता है भाई? फ्लेम एक क्या होती है? फ्लेम क्या होती है भाई? एक लो। क्या होती है? आगे की एक लो, आगे की एक चिंगारी, है ना, उसको फ्लेम बोलते हैं। और आग की चिंगारी जलाने में जो सक्षम होता है उसको क्या बोलते हैं? एबल को क्या बोलते हैं? एबल को क्या बोलते हैं? योग्य। एबल यानी क्या होता है? योग्य। आग को जलाने में योग्य को फ्लेमेबल बोलते हैं। आग को जलाने में सक्षम कौन? ईंधन। तो लिमिट का मतलब मात्रा। आग को जलाने का जो मात्रा होती है उसको क्या बोलते हैं? फ्लेमेबल लिमिट बोलते हैं उसको, है ना। और फ्लेमेबल लिमिट क्या होती है तो देख लो। देखो भाई फ्लेमेबल लिमिट क्या होता है। किसी ज्वलनशील गैस या ज्वलनशील पदार्थ किसी ज्वलनशील गैस या पदार्थ की एक निश्चित मात्रा निश्चित मात्रा में पदार्थ क्या करे? किसी ज्वलनशील गैस या पदार्थ की एक निश्चित मात्रा, इसकी पदार्थ की एक निश्चित मात्रा में तापमान मिलने से क्या होती है भाई?
निश्चित मात्रा में तापमान मिलने से क्या होती है, आगे आग लगती है। उसे क्या कहेंगे भाई, ज्वलनशील गैस या ज्वलनशील पदार्थ की एक निश्चित मात्रा तापमान मिलने से, निश्चित मात्रा में तापमान मिलने से आग लगती है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फ्लेमेबल लिमिट बोलेंगे उसको, है ना, फ्लेमेबल लिमिट उसको बोलेंगे। लिख लिया आपने। ये याद करना अपने को इसलिए जरूरी है कि अगर ये अपने को पता है किसी भी पदार्थ की अपने को लोअर जो लिमिट है ना, लोअर मतलब उसकी छोटी से छोटी तापमान पे आग लगने की संभावना, ये उसका तापमान अपने को पता है ना, तो अपन किसी भी पदार्थ को आग लगने से क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं ना, रोक सकते हैं ना। अब बात करें कितने की, ले लेते हैं पेट्रोल की बात करते हैं पेट्रोल की। तो पेट्रोल की भाई, पेट्रोल की जो निश्चित मात्रा कितनी, तापमान कितनी है, 1.2 से लेके 7.5, 7.5 है ना, जो इसकी फ्लेमेबल लिमिट है भाई, 7.4%, सॉरी 7.4% है। इसकी जो न्यूनतम मात्रा फ्लेमेबल जो लिमिट है इसकी कितनी है, 1.2%। अगर 1.2% पे अगर उसको तापमान मिलता है तो क्या होगा, वो अपने आप क्या होगा, जलना शुरू कर देगा वो, है ना, तो शुरू कर देगा, तो वो फ्लेमेबल लिमिट उसकी आ जाएगी। अब अपने को पता है कि इसको इतना डिग्री टेम्परेचर अगर अपन देंगे तो क्या होगा, आग लगेगा। तो क्या अपन उसको देंगे, क्या नहीं देंगे ना, देंगे क्या, नहीं देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा अपना, ये अपने आप ही रुकना शुरू कर लेगा और अपन उसको रोक लेंगे। लिमिट पता चल गई तो अपन उसको इतना डिग्री का टेम्परेचर देंगे ही नहीं देंगे तो क्या होगा, अपने आप आग लग जाएगी। अब बात कर ले इसकी लिमिट की, तो अब लिमिट करते हैं। लिमिट पे आती है दो चीजें, एक आती है लोअर लिमिट और एक आती है अपर लिमिट। क्या आती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब देखो यहां से आप बताओ मेरे को लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है भाई। किसी पदार्थ का लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है, यहाँ पे दो वैल्यू आपके सामने दे रखी है, 1.2% और 7.4%, है ना। तो इसका लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू कौन सा है, लोअर मतलब निम्नतम तापमान और अपर मतलब उच्चतम तापमान, है ना। तो इसका न्यूनतम तापमान कितना है भाई, न्यूनतम तापमान 1.2%, है ना, 1.2%। और अपर जो उच्चतम तापमान वो कितना आया, 7.4%। फ्लेमेबल लिमिट हो गया आपका, सबका लिख लिया आपने। अभी बात करते हैं अपन लोअर लिमिट की और अपर लिमिट की। अगर आपको याद हो तो मैंने सैटरडे की क्लास में आपको बताया था LEL और UEL, LEL और UEL, what is LEL and what is UEL and difference LEL और UEL, बताओ भाई। LEL क्या है और UEL क्या है। LEL से ये भी बनेगा लोअर वाला, है ना, लोअर टेम्परेचर लिमिट और अपर टेम्परेचर लिमिट। तो LEL का फुल फॉर्म बोलो पहले तो, LEL का फुल फॉर्म नहीं, लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट, पदार्थ की वह मात्रा, तापमान की वह मात्रा जिसमें क्या है, उसकी निम्नतम तापमान मिलने से उसमें क्या होता है, ब्लास्ट होने की संभावना होती है, उसको बोलते हैं लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट। विस्फोट होने की जो संभावना होती है उसको बोलते हैं लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट। और LEL का मतलब भाई
अपर एक्सप्लोजिव लिमिट ज्वलनशील वह पदार्थ या गैस जिसके तापमान की उच्चतम मात्रा जिसमें क्या है कि वह विस्फोट होने में क्या होता है, सक्षम होता है या कारगर होता है। तो वह जो मात्रा है वो किस में आती है भाई, UEL में आती है ना, अपर एक्सप्लोजिव लिमिट जिसको बोला जाता है। ठीक है ना। LEL और UL है ना। अब बात करेंगे अपन लोअर लिमिट की और अपर लिमिट की। अपर लिमिट में और लोअर लिमिट में देखो क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर पाया जाता है। ठीक है, कैसे डिफरेंट है। लोअर लिमिट है ना। अब लोअर लिमिट से बात करते हैं। कोई भी ज्वलनशील पदार्थ या कोई भी ज्वलनशील गैस मात्रा, न्यूनतम तापमान की मात्रा क्या कहलाती है भाई, लोअर लिमिट कहलाती है। लोअर लिमिट कहलाती है ना। हाँ तो ये साफ कर देता हूँ बोर्ड में। ये याद रखना 7.4 जो परसेंट है ना वो याद रखना। अभी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, और जरूरत कहाँ पड़ेगी देख लो। ये अपने लास्ट टॉपिक चल रहे केमिस्ट्री ऑफ फायर। अब बात कर रहे हैं अपने अपर एक्सप्लोजिव लिमिट की। अपर लिमिट की, एक्सप्लोजिव लिमिट तो बाद में वो आपको बताएगी एक के साथ में। अपर लिमिट, अपर लिमिट इसमें क्या होता है भाई, कोई भी पदार्थ या ज्वलनशील गैस, ज्वलनशील पदार्थ या ज्वलनशील की निश्चित मात्रा की क्या, निश्चित मात्रा
कोई पदार्थ या ज्वलनशील गैस की निश्चित तापमान की मात्रा के ऊपर की मात्रा के ऊपर की मात्रा को क्या कहेंगे भाई? अपर लिमिट कहेंगे इसको। देखो इसमें कैसे पेट्रोल की जो मात्रा थी वो कितनी थी भाई? पेट्रोल की मात्रा थी 1.2% 7.4% है ना। तो ये 1.2% की लोअर लिमिट, किसकी? लोअर लिमिट वाले की, पेट्रोल की लोअर लिमिट। अब जो इसकी ऊपर की जो मात्रा होगी, ऊपर की मात्रा लोअर लिमिट में कितनी आ जाएगी भाई? 7.4 से ऊपर की मात्रा है ना, या 1.2% से ऊपर इसकी मिनिमम मात्रा कितनी थी? अब जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे किसे आएगी? मैक्सिमम मात्रा जाती जाएगी ना, अधिक मात्रा है ना, तो उसको बोलेंगे अपर लिमिट बोलेंगे, इसकी ऊपर की लिमिट बोलेंगे। इसकी हाईएस्ट जो अपर लिमिट है वो 7.4 है, इसके ऊपर नहीं जाएगी, सॉरी ये इसके अंदर ही रहेगी, 7.4 है। इसकी हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 7.4% की है, इसकी मात्रा की वैल्यू की बात करी जाए तो ये हो गई अपनी लोअर लिमिट और अपर लिमिट है ना। उससे पता चल गया ना LEL और UL का, है ना। LEL और UL का हाँ उपयोग होता है। LEL यहाँ उपयोग होता है हर इंडस्ट्री में, हर एक मटेरियल पे, चाहे वो गैस हो, चाहे वो कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल हो। कंबस्टिबल मटेरियल का मतलब है कोई भी ज्वलनशील पदार्थ या कोई किसी की मात्रा हो तो वो जलेगा, तो वहाँ पे LEL और UL का हर जगह पे काम होता है। LEL का, UL का, LEL और UL के बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। उसका निम्नतम तापमान भी होगा और उच्चतम तापमान भी होगा। आपने देखा होगा जो हॉस्पिटल की जो मेडिसिन वगैरह आती है, दवाई आती है ना, उस पर क्या लिखा जाता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे इनको रखे जाए, तो उनकी भी एक तापमान की निश्चित मात्रा फिक्स करी हुई रहती है ना। तो वो भी LEL और UEL को ध्यान में रखते हुए उनकी मात्रा डिसाइड करी जाती है, ठीक है। अब एक्सप्लोजिव लिमिट की बात करते हैं। एक्सप्लोजिव लिमिट, LEL लिमिट देख लिया, L लिमिट देख लिया, लोअर लिमिट देख लिया, अपर लिमिट देख लिया। अब करते हैं एक्सप्लोजिव लिमिट। एक्सप्लोजिव लिमिट क्या है? वही धमाका चिंगारी वाला। ये लास्ट टॉपिक भाई एक्सप्लोजिव लिमिट। उसके बाद भी पढ़ेंगे खोज के बारे में। एक्सप्लोजिव। अब इसमें क्या होता है? कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील गैस तापमान की निश्चित मात्रा के ऊपर चला जाता है तो उसको क्या मिलती है? एक चिंगारी मिलती है। और चिंगारी मिलने पे एक तेज धमाके की आवाज के साथ, क्या? एक तेज धमाके की आवाज के साथ में जो ज्वाला, जो प्रकाश दिखाई देता है ना, ज्वाला या प्रकाश दिखाई देता है, उसको बोलते हैं एक्सप्लोजिव लिमिट। इसकी मात्रा को देखेंगे इसमें विस्फोट की मात्रा को, विस्फोट में जो हुए तापमान की मात्रा को, मतलब तापमान से ही तो विस्फोट होगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। आपने देखा होगा घर में LPG सिलेंडर, आपने कहीं पर तवा देखा है अपने आसपास में LPG सिलेंडर को, कहीं पेट्रोल डीजल के टैंकर को फटता हुआ देखा है क्या? अभी कुछ दिन पहले यहाँ एक मेरी उधर की बात है, निमराना क्षेत्र के आसपास में एक कोई डीजल टैंकर जा रहा था, वो क्या है अचानक से फट गया था। तो फट गया था तो उसके आसपास के 1 या 2 किलोमीटर के अंदर जो भी लोग थे ना, धड़कन से प्रभाव हो गया था। जो बुढ़े लोग थे वो तो धड़कन से जा बसे, है ना। और उसमें काफ़ी ज़्यादा वाहन जो क्या था, आगे पीछे मोटरसाइकिल वगैरह आ रहे थे। तो जैसे विस्फोट हुआ, धमाका हुआ, तो जमीन में वाइब्रेशन हुआ, तो बाइक की पलटी मार गई, कार पलटी मार गई, बैलेंस बिगड़ गया किसी का,
एक दूसरे में ठुक गए। और जो कल फोटो दिखाई थी ना जले हुए इंसान की ट्रक के अंदर बैठे हुए, वो उसी का परिणाम होती है। जो टैंकर ऑयल और डीजल के टैंकर होते हैं ना पेट्रोल के, उनके अंदर अगर आग लगती है तो वैसी कंडीशन आ जाती है, बंदा स्टीयरिंग पे बैठा हुआ था और आग लग गई और उसकी हड्डियां है ना हड्डियां ऐसी कैसे बैठी हुई है और पूरा स्ट्रक्चर जला हुआ ट्रक का ऐसे कैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, सिर्फ हड्डी दिख रही है, कंकाल दिख रहा है, किसमें आदमी बैठा था, ये जल गया, बैठा था बैठा है ना। तो वो एक्सक्लूसिव लिमिट होती है। अब एक्सक्लूसिव लिमिट को बट कैसे मापेंगे, इसकी तो परिभाषा आपको पहले ही लिखा दी थी ना, नहीं लिखाई थी, सैटरडे को या थर्सडे को लिखाई थी, याद करो, फ्राइडे को या थर्सडे को, देखो लिखाई होगी, मैंने जरूर लिखाई होगी। विस्फोटक, एक तेज धमाके के साथ जो आवाज आती है वो नहीं लिखाया था आपको, लिखाई थी ना। तो इसको डेफिनेशन मैंने कर ही दिया कि एक तेज धमाके के साथ जो आवाज आती है, जो प्रकाश होता है वो क्या होता है भाई, एक्सप्लोजिव होता है। और उसकी जो मात्रा होती है, उसका जो परसेंट होता है वो क्या होता है, एक्सप्लोजिव लिमिट होती है। कोई भी पदार्थ की, पेट्रोल की मात्रा भी आपको बता दी, और डीजल की जो परसेंट होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर होता है 34 डिग्री सेल्सियस, उसके जलने की क्षमता है। उतने डिग्री टेम्परेचर पर अगर उसको तापमान मिल गया ना, उतने डिग्री टेम्परेचर पे तो डीजल जलने लग जाएगा। जबकि पेट्रोल का है 43 डिग्री सेल्सियस का उसका तापमान है, पेट्रोल 43 सेल्सियस डिग्री पे जलने लग जाएगा, और डीजल है वो 34 डिग्री सेल्सियस पे जलना चालू कर देगा। ठीक, तो आज की क्लास आपकी खत्म हुई। और आज के जो केमिस्ट्री ऑफ फायर से रिलेटेड जो भी अपने टॉपिक थे, कोई भी डाउट था है ना, वो डाउट आप पूछ लेना, पोज करना। हाँ, तो आप एक्सप्लोजिव लिमिट लिखने के लिए मेरे को बोल रहे थे, तो लिखो भाई एक्सप्लोजिव लिमिट लिखो, ज्वलनशील पदार्थ या गैस की ज्वलनशील पदार्थ या गैस की लोअर लिमिट बताई थी ना, लोअर लिमिट कितनी होनी चाहिए, लोअर लिमिट अथवा अपर लिमिट, उच्चतम तापमान तथा निम्नतम तापमान, तथा उच्चतम तापमान। कैसे आप जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। ऊपर है तो वापस बोलूं, किसी ज्वलनशील पदार्थ या गैस की लिखा, किसी ज्वलनशील पदार्थ या गैस की लोअर लिमिट, निम्नतम मात्रा, लोअर या लो लिमिट, लोअर लिख लो या हिंदी में लिख लो, न्यूनतम मात्रा या अधिकतम मात्रा। के होने के कारण, होने के कारण उसमें उत्पन्न आग एक तेज धमाके के साथ होती है, उसे एक्सप्लोजिव लिमिट कहा जाता है। ऊपर की मात्रा, नीचे की मात्रा और ऊपर की मात्रा, नीचे की मात्रा और ऊपर की मात्रा जो होती है ना, और उसमें जो आग लगने की संभावना होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजिव लिमिट बोलते हैं। आया समझ में, अच्छा वाला आया,
तो देख लो भाई, सीटीसी की बात आप पूछ रहे थे कि सीटीसी के बारे में सर जानकारी दो, तो सीटीसी के बारे में भाई जानकारी मैं देता हूँ। सीटीसी एक शुष्क रासायनिक क्या है, पाउडर है। ये क्या है, पाउडर है। इसका नाम है वो है कार्बन टेट्रा और क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, है ना। ये सेम टू सेम अपनी डीसीपी की जैसा ही होता है, फर्क नहीं था। पर क्या होता है, कार्बन के लिए हानिकारक है, एक लाभदायक है, हानिकारक है ना। तो सेम एक ऐसा एक्सटीट्यूशन और आता है जिसको किस नाम से बोला जाता है, उसको बोला जाता है हेलोन। हेलोन, हेलोन टाइप एक्सटीट्यूशन। हेलोन टाइप एक्सटीट्यूशन ये क्या होता है, सेम टू सेम होता है ना। पर क्या है लोन, क्या है, बहुत खतरनाक है, गैस है, बहुत जहरीली गैस है ना, जिसको अपन आम लोग यूज नहीं कर सकते। अगर इसको अपन यूज करेंगे तो इसको यूज करने वाला भी लापता हो जाएगा। इसको यूज सेम वैसे ही करते हैं जैसे इनको करते हैं, पर उसकी जो कार्यविधि है वो कार्यविधि दूसरी टाइप का है ना। इसमें क्या होता है भाई, डीसीपी में क्या करते हैं, सीधे जाके उठाया, सेफ्टी सील तोड़ी, सेफ्टी पिन निकाली, स्विच ग्रिप दबाया, नोजल को स्वाइप टू स्वाइप मारा। कैसे स्वाइप टू स्वाइप, मतलब झाड़ू के जैसे घुमाया। जो एक्सटीट्यूशन को ऑपरेट करने का सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं, पास सिस्टम बोलते हैं ना, पास सिस्टम बोला जाता है। उसके बारे में चर्चा करेंगे, एक्सटीट्यूशन को पढ़ाएंगे तब। अभी बात करते हैं ये सीटीसी पे और हेलोन पे, है ना। अब ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड सेम वैसा का वैसा होता है, वही व्हाइट पाउडर होता है। जब निकलेगा ना फायर एक्सटिंग्विशर डिस्चार्ज नोजल से, डिस्चार्ज ट्यूब से होते हुए डिस्चार्ज नोजल से निकलेगा तो व्हाइट ये आपको दिखेगा, है ना। पर इसको जो पहचानने की कैपेसिटी है, वो जो केमिस्ट्री का जो बंदा होता है ना, जिसने लैब में काम किया हो, पाउडर पे रिसर्च की हो, वो बता सकता है कि ये उसका है। अपने को जानकारी तब मिलेगी जब अपन किसी से मार्केट से खरीद के लाएंगे उसको, और जो बेचने वाला जो पार्टी है ना, उसकी जो MSDS होती है ना, MSDS जानते हो, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट जिसका बोला जाता है, इसका नाम लिख लो भाई। MSDS क्या होता है, आएगा 100% आएगा एग्जाम में। मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। अब ये कोई पूछने की हिम्मत कर ले तो बहुत बढ़िया बात है कि सर ये क्या होती है। MSDS वह होता है, MSDS वह होता है, कोई भी पदार्थ, कोई भी लिक्विड, कोई भी चीज, सीट, SEET, सीट, उसका काम ये है, इसका काम ये है MSDS का, कोई भी चीज बनेगी, कोई भी चीज का रखरखाव है, कोई भी चीज को रखने की है, कोई भी चीज की सुरक्षा है, कोई भी चीज का बचाव है, वो सारी इंक्लूड एक पेपर होगा, उसके ऊपर इसके साथ में अटैच होगा। उस पेपर में 16 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं? 16 सेक्शन होते हैं। 1 बाय 1 सेक्शन मेरे पास नोटपैड में लिखा हुआ है, बता दूंगा कौन से सेक्शन में क्या होता है, कौन से सेक्शन में क्या नहीं होता है ना। तो जैसे कि ये पानी की बोतल किसी कंपनी ने बनाई, किसने बनाई? पानी की बोतल किसी कंपनी ने बनाई, मान लो बिस्लेरी ने बनाई। किसने बनाई? बिस्लेरी ने। तो इसको बनाने में कौन कौन सी गैस है, कौन कौन से पदार्थ, कौन कौन से कारक, कौन कौन सी कंपनियां इसको इंक्लूड करके इनको बनाया, कैसे कैसे बनाया, क्या क्या मटेरियल यूज हुआ, कैसे कैसे इसको फिल्टर किया, कितने लेवल तक फिल्टर किया, कितने मौजूद कारक थे, कितने को बाहर निकाला, कितने को नहीं निकाला, और ये पीने लायक है या नहीं है, ये पता किससे चलेगा अपने को?
किससे चलेगा इससे बता। इसके ऊपर लगा लेबल, इसके ऊपर लेबल बताएगा ड्रिंकिंग वाटर लिखा रहता है ना नीचे बिस्लेरी करके, ड्रिंकिंग वाटर क्यों लिखा रहता है भाई, बिस्लेरी है, बिस्लेरी वाला चाहे तो ऐसे ही भेज देगा भाई, सफेद बोतल है उसके अंदर पानी है देख के वाला पी लेगा ऐसे ही। सफेद तो क्या होता है, तेजाब भी होता है, ट्रांसपेरेंट वो भी होता है ना, इसीलिए इसके ऊपर ड्रिंकिंग वाटर लिखा रहता है ना। वो MSDS को फॉलो करता है, इसीलिए इस पे लिखा रहता है ड्रिंकिंग वाटर, कंपनी का नाम ये, और उस पे टेम्परेचर रहेगा इतनी डिग्री से इतनी डिग्री इसको रखना है ना। पानी ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखते हैं तो क्या होते हैं, उनमें क्या पड़ जाते हैं भाई, छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं ना, आते हैं ना कीड़े, तो वो कीड़े नहीं आएंगे, इसके लिए वो लेबल लगा के रखता है भाई, इसको कितने दिन में खाली करना है, कितने दिन में रखना है, कितने दिन नहीं रखना है इसको। दूध की थैली लेने जाते हैं, दूध की थैली लेने जाते हैं ना, उसके ऊपर भी डेट रहती है ना भाई, 3 दिन कंपनी से निकले हुए 3 दिन तक इसको यूज कर सकते हैं, चौथे दिन ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। ये फिर चौथे दिन की थैली अपने को डेयरी वाला दे देता है, इसको लाते ही तुरंत टोपी में डालते हैं, उसको क्या करते हैं गैस पे गर्म करते हैं तो क्या होता है, फट जाता है ना। वैसा ही काम इस MSDS का है ना। और अपने को ये CTC का पता कैसे चलेगा भाई, कार्बन टेट्रा क्लोराइड नाम का इसमें पाउडर यूज किया गया है, वो पता चलेगा अपने को MSDS से। किससे, MSDS से। अभी तक ये कैसा होता है मैंने भी नहीं देखा है, पर ये होता है और सेम वैसा ही होता है जैसे अपना DCP टाइप का होता है ना। अब बात करते हैं अपन हेलोन टाइप एक्सटिंग्विशर पे, है ना। अब सबसे पहले तो इसका नाम देख लो, इसका नाम क्या है भाई, हेलोजनेट, इसका नाम है हेलोजनेट हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इसका नाम है। हेलोन गैस से जनरेट किया गया है इसको, जनरेट मतलब इसका निर्माता, निर्माण करना, जनरेट है ना। जनरेटर क्या होता है, जनरेटर क्या करता है, बिजली का निर्माण करता है ना। हेलोजनेट हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन और हेलोन से मिलके तैयार किया हो गया है, और इसको वही शुष्क रासायनिक पाउडर, वही शुष्क पाउडर आएगा, इसमें भी शुष्क पाउडर आएगा, सूखा पाउडर आएगा, वो यूज कर सकते हैं। पर क्या है, ये जहरीला होता है, इसको यूज करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर PPE का यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PPE इक्विपमेंट? सुबह की क्लास में थोड़ी आए थे, वो तो सुबह ही पढ़ाया था मैंने। अच्छा हाँ, तो इसको PPE पहन के क्या करेंगे, इसको यूज करना पड़ेगा। विदाउट अगर PPE अपन ने यूज किया तो ये अपने लिए हानिकारक हो जाएगा, किसी की दूसरे की जान माल की क्या करेंगे, सेव तो बाद में करेंगे, पहले अपनी जान माल की नुकसान हो जाएगा भाई, है ना। हो गया हेलोन के बारे में भी पूरी, इसमें भी बहुत सारे आते हैं, इसमें भी बहुत सारे आते हैं। BCF 1211 आता है, BCF 1301 आता है, BCF 1211, BCF 1301 आता है ना। ये ब्लोरो क्लोरो हाइड्रोकार्बन नहीं, ब्लोरो क्लोरो फ्लोरो, ब्लोरो क्लोरो फ्लोरो और मेथेन बनता है BCF 1213। और जो BCF बनेगा 1301 बनेगा 1211, तो बनेगा ये ब्लोरो क्लोरो और फ्लोरो मेथेन से, और जो BCF 1301 बनेगा वो बनेगा ब्लोरो ट्राई फ्लोरो मीथेन, ब्लोरो क्लोरो नहीं, ब्लोरो ट्राई फ्लोरो मेथेन से, है ना। और वो बनेगा क्लोरो नहीं, ब्लोरो क्लोरो फ्लोरो मीथेन से 1211, है ना। इन दो चीजों से बनते हैं। तो फायर में यूज मोस्ट ऑफली अभी नहीं करते हैं, अभी बंद हो गए हैं, अभी क्या है, बंद हो गए हैं। पर
एक जमाना था जब सीटीसी का और हेलोन का यूज करता, अभी भी कई जगह रहते हैं, वो मोस्ट ऑफली जगह रहते हैं जहाँ पे हाई हजार्डस इलेक्ट्रिसिटी के बहुत चांसेस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा चांसेस, वहाँ पे क्या करता है ये कारगर रहता है ना। तो वहाँ पे इनको फुल प्रोटेक्टिविटी के साथ में इनको उपयोग किया जाता है। इसको नॉर्मल आदमी छू नहीं सकता, इसको नॉर्मल आदमी के पहुँच से काफ़ी दूर रखा जाता है। हो गया दोनों चीज़ें, इन दोनों चीज़ों में डाउट है तो बोलो भाई। हाँ तो भाई अभी अपना जो चैप्टर है वो अपना केमिस्ट्री ऑफ फायर तो हो गया खत्म, और अभी अपना चल रहा है वो चलेगा खोज। क्या चलेगा? खोज। अब खोज में देखो क्या होता है भाई, खोज में होता है वह माध्यम, खोज क्या होता है अपने फाइल के भाषा में, वह माध्यम जिसके द्वारा क्या किया जाता है भाई, इसके द्वारा क्या किया जाता है? पानी का क्या? जो स्रोत से लेके फायर टेंडर से अग्नि तक। हाँ, ले जा सकते। खोज पाइप वह एक माध्यम है जिसके द्वारा, खोज पाइप एक वह माध्यम है जिसके द्वारा पानी को जल स्रोत से अग्नि स्थल तक पहुंचाने का काम जिस पाइप द्वारा हम करते हैं, जिस पाइप के द्वारा हम करते हैं या जिस पाइप के माध्यम से हम करते हैं उसे होज पाइप कहते हैं। ठीक है, अभी जिसको डाउट है ना वो मैं उनका क्लियर करता हूँ। हाँ, अब बात करते हैं होज पाइप के प्रकारों की। क्या? होज पाइप के प्रकार। भाई कितने प्रकार के होते हैं होज पाइप? हाँ, कितने प्रकार के? 2। पर यहाँ 2 नहीं करके अपन कितने करेंगे? 3 प्रकार करेंगे, है ना। अब 3 प्रकार करेंगे तो आप बोलोगे कि सर हमने 2 ही पढ़ा है, पर मैं बोलूँ कि होज तो 3 प्रकार का भी होता है। होता है कि नहीं होता? होता है ना। 1 मिनट आया मैं, है ना। 1 होज अपने होते हैं 3 प्रकार के। कौन से होज होते हैं भाई? जो मोटिवेशन स्पीच मैंने दिया था वो तो रही है, मेन चीज़ वही होती है यार स्टूडेंट को वो कर देना, पढ़ते पढ़ते वो आकर्षित करना, एक वही चीज़ होती है जो वो चीज़ तो रह गई। खोज की बात करते हैं तो पहला होता है अपना हृदय खोज, हृदय खोज। दूसरा जो होता है अपना आहरण खोज होता है। कौन सा खोज? आहरण खोज, जिसको सक्शन खोज कहते हैं, इसको कहते हैं डिलीवरी खोज। डिलीवरी खोज, इसको बोलेंगे सक्शन खोज। सक्शन खोज। और जो तीसरा होगा अपना उसका कहेंगे खोज गिल खोज। खोज गिल खोज। खोज रिले खोज करेंगे, है ना। अब जो पहला जो अपना खोज है उसके बारे में बात करते हैं। प्रदायक खोज, डिलीवरी खोज। पंपिंग मशीन से अग्निस्थल तक जिस माध्यम से, जिस पाइप से अपन पानी का आदान प्रदान करते हैं उसको बोलते हैं, प्रदान करते हैं, आदान प्रदान नहीं सिर्फ प्रदान करते हैं, सॉरी, उसको बोलते हैं अपन प्रदायक खोज या डिलीवरी खोज, उसको बोलेंगे, है ना। अब बात करते हैं अपन किस पे? आहरण खोज पे बात करते हैं। तो आहरण खोज क्या होता है भाई देख लो। आहरण खोज होता है कि जल स्रोत से लेके और पंपिंग मशीन तक,
जल स्रोत से लेके पंपिंग मशीन तक जिस माध्यम या जिस पाइप का उपयोग किया जाता है वह कहलाता है आरण होज कहलाता है ना। और होज रील होज का भी लिख लो, होज रील होज एक काले कलर का, एक काले रंग का एक पाइप होता है, होज रील होज में लिखो। हाँ भाई, आरण होज देखो क्या होता है। आरण होज होता है अपना जल स्रोत है ना, जल स्रोत मान लो समझा देते हैं आपको होता कैसा है। देखा है सबने क्या? हाँ सबने देखा है सक्शन होज। जैसे मान लो ये कोई क्या है, तालाब है, क्या है तालाब है और इसमें क्या भरा है, पानी भरा है, पानी भरा है। अब अपने पास क्या है, एक पानी का टैंक है और वो क्या है खाली है। अपना टेंडर क्या है फायर फाइटिंग करते हुए क्या है खाली हो गया। अपना पानी का टेंडर क्या है वो खाली हो गया है ना, खाली हो गया। तो अब उसको क्या है कहीं बाहरी सोर्स से क्या चाहिए, पानी चाहिए। बाहरी सोर्स क्या होगा, नदी, तालाब, नलकूप है ना, या अंडरग्राउंड पानी के टैंक। वहां से क्या है चाहिए, इसको पानी चाहिए। तभी तो भाई ये यहाँ से हाइड्रेंट को पानी देगा और ये पानी क्या करेगा अग्निस्थल तक पहुंचाएगा ना, तभी तो अग्निस्थल तक पहुंचाएगा ना। इस पे पानी नहीं है, कैसे फायर फाइटिंग वाला फायरमैन जो है ब्रांच मैन है वो कैसे फायर फाइटिंग करेगा, नहीं करेगा ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको जल पूर्ति कैसे करेंगे, यहाँ पे पाइप कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे पाइप कनेक्ट करेंगे। और ये जो पाइप होगा जल स्रोत से पंपिंग मशीन या अग्निशमन वाहन तक पानी की जो सप्लाई देगा, जो पानी को पानी प्रदान करेगा, पानी क्या करेगा प्रदान करेगा, वो क्या होगा होज पाइप कहलाएगा है ना। परिभाषा लिख ली, नहीं लिखी समझाए कोई बात नहीं, लिख लो। वह माध्यम या वह पाइप, वह माध्यम या वह पाइप जो जल स्रोत से, वह पाइप जो जल स्रोत से पानी को अग्निशमन वाहन तक पहुंचाता है, उसको सक्शन होज या आहरण होज कहेंगे। क्लियर तो किस भाई नहीं इसका सक्शन होज या आहरण होज कहेंगे। हो गया डाउट कोई नहीं। अब बात करें अपन किस पे, तीसरा जो था ना होज रिलोज पे, नॉर्मल मोटा मोटा देख लेते। इसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन है ना, इन्वेस्टिगेशन वो तो इसकी खुद आई तो बाद में करेंगे। क्या करेंगे, इसकी खुद आई तो जब इंटरनली रूप से इनके अंदर इंक्लूड होंगे ना तब करेंगे, और इंक्लूड कर होंगे अभी हो जाएंगे थोड़ी देर बाद में। मोटा मोटा देख लो इसका समझने की दृष्टि से। एक क्या होता है चक्का युक्त ड्रम पे एक काला कलर का पाइप क्या होता है लिपटा रहता है ना, और वो क्या होता है अग्निशमन वाहन के सबसे ऊपर ही ऊपर, या फिर जो रेजिडेंशियल इमारतें होती है, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है उनकी क्या है ऊपर ही ऊपर टॉप पे मिलता है ना, जिसको एक हिस्से को खींचने से वो क्या है खुल जाता है, और उसमें क्या है इजीली अपन क्या है फायर फाइटिंग करते हैं। और क्या है उसकी जो पानी की मात्रा है ना उसमें क्या है बहुत स्लो आती है, और वो क्या है लंबे समय तक चलता है, उसको लंबे समय तक अपन फायर फाइटिंग उससे कर सकते हैं है ना, उससे पानी की कैपेसिटी डाउन नहीं रहती।
हाँ, उसमें लंबे समय तक क्या है, पानी की पूर्ति रहती है और अपन लंबे समय तक फायर फाइटिंग कर सकते हैं, है ना। होज गिलोज कहलाता है। अब बात करें अपन प्रदायी होज की, स्पेशली बात करें प्रदायी होज की। डिलीवरी होज क्या है, कितने मीटर का होता है, क्या नहीं होता, परिभाषा आपने लिख के ली। अभी बात करते हैं किसके, इसकी लेंथ और इसके डायामीटर की, है ना, यही होगा ना। चलो बात करते हैं, कौन बताएगा भाई कितने कितने मीटर के होते हैं, इसकी लेंथ क्या होती है, इसका डायामीटर कितना होता है, कितने इंच का होता है, कितने इंच का नहीं होता है, क्या क्या नहीं होता है, क्या क्या इसमें होता है। लेंथ प्लस डायामीटर, लंबाई और व्यास, जिसको बोलेंगे लंबाई और व्यास। डायमीटर को क्या बोलेंगे, व्यास। व्यास किसका होता है, आप बताओ मुझे, व्यास किसका होता है। लंबाई तो सब चीज की होती है, पर डायमीटर किसका होता है, कपलिंग का नहीं होता है। नॉर्मल भाषा में किसका होता है, गोले वस्तु का। गोल वस्तु का होता है व्यास, पर है ना दसवीं में भाई, गोल वस्तु होती है सिखाई तो परिधि वगैरह व्यास वगैरह वो निकालते हैं ना, ऐसे निकलता है, निकाल के दिखाओ, देखे चौकोर चीज का निकाल के दिखाओ। चौकोर का तो आयतन निकलता है ना, चौकोर का तो क्या निकलता है, आयतन निकलता है, क्षेत्रफल निकलता है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई, वो वाला सिस्टम। लेंथ और डायमीटर की बात करें तो भाई लेंथ में देखो आप, सबसे पहले इसकी लेंथ आएगी वो कितनी मीटर की आएगी भाई, 15 मीटर, है ना। 15 मीटर के बाद में 22.5 मीटर, है ना। 22.5 मीटर। और तीसरी है, कौन बताएगा, चौथा, हाँ जो जरूरी नहीं है कि किताब में दी हो ना चीज वही हमेशा राइट हो, जो किताब में दी हो वही राइट हो। कुछ चीजें अच्छी है ना, वो अपन को खोद के निकालनी पड़ती है। कहाँ से निकालनी पड़ती है, किताब पढ़ने वाले तो ये समझेंगे 15 मीटर, 30 मीटर और 60 मीटर होता है, 45 मीटर भी होता है और 60 मीटर भी होता है। क्या होता है, 60 मीटर भी होता है ना। अकॉर्डिंग टू लेंथ, अकॉर्डिंग टू OISD। OISD का पूरा नाम जानते हो, OISD। अभी था माइंड में, अभी था, जस्ट निकल गया, अभी था। OISD का पूरा नाम लिख लिया ना, ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टोरेट, है ना। इसका जो रिक्वायरमेंट रहता है, कोई भी इंडस्ट्री अगर शुरू होती है, स्थापना होती है, इसके फाउंडेशन शुरू होता है ना, तो वो एक जो स्टैंडर्ड होता है, सेफ्टी स्टैंडर्ड होता है, जिसको बोला जाता है, अगर ऑयल की इंडस्ट्री होती है लिक्विड की, अगर जिसमें लिक्विड का प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, वहाँ पे लगती है ऑयल इंडस्ट्री, है ना। इसके अकॉर्डिंग है ना, उसको वो सारे रूल अपनाने पड़ते हैं जितने कि OISD के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, सेफ्टी से रिलेटेड, फायर से रिलेटेड, या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, या प्रोडक्ट से रिलेटेड। इसको बोलते हैं ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टरेट। इसका काम यही है, ये क्या है, प्रोसीजर फॉलो करवाती है अपना सेफ्टी से रिलेटेड,
है ना, उसको बोला जाता है OAHD, है ना। और वही रिक्वायरमेंट तय करती है कि कितने कहाँ कौन कौन से एक्सटिंग्विशर यूज होने हैं कंपनी में, कितने कितने प्रकार के वो जो अपने होज पाइप होते हैं वो लगने हैं, है ना। और होज पाइप की जो लेंथ है ना वो हर में अलग अलग पाई जाती है। अपने फायर डिपार्टमेंट में पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 15 मीटर, 30 मीटर और 60 मीटर, जो अपने फायर टेंडर में मौजूद होता है, अपने जो अग्निशामक वाहन में जो यूज करते हैं वो। 45 मीटर नहीं होती, 45 मीटर नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं डायामीटर पे। अभी बात किस पे हो रही थी भाई, लेंथ पे। अभी बात किस पे होगी, डायामीटर पे बात होगी। यार अभी बात करेंगे अपन डायामीटर पे। डायामीटर किसी गोल चीज का ही ज्ञात किया जाता है ना, और गोल वस्तु का ही पता किया जाता है, ऐसा हर चीज का नहीं होता है। अभी बात करते हैं इसके डायामीटर की। डायामीटर से रिलेटेड क्या है, ये अपनी क्या है कि कपलिंग है। कौन सी, मेल। जो डायामीटर होगा ना हमेशा वो मेल वाले का मांगेगा, किसका, मेल वाले का, क्योंकि फीमेल का तो मेल से ज्यादा ही होगा, क्योंकि उसके अंदर फिट होगी ना, वो फिट होगी तो उससे ज्यादा चौड़ाई होगी, उसकी चौड़ाई होगी तो वो डायामीटर नहीं आएगा। डायामीटर तो मेल कपलिंग वाला ही पाया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो डाया होता है, मेल कपलिंग का डाया लिखो, मेल कपलिंग का जो डाया होता है ना वो होता है 63 mm। यही होता है क्या, यही होता है क्या जसोदा जी, यही होता है क्या, हाँ, या दूसरा होता है, 63 mm होता है ना, 63 होता है। अब बात करते हैं किसमें, mm में, सॉरी इंच में। और एक होता है 38 mm भी होता है, एक क्या होता है, 38 mm भी होता है। 38 mm और 63 mm दो डायामीटर होते हैं। दो डायामीटर होते हैं तो ये जरूर दो चीजों के होते होंगे, एक चीज के तो नहीं होते होंगे, सही है ना। जब दो यहाँ पे डायामीटर दिया हुआ है और वो भी डिफरेंसेस कितना, कम से कम 50% का, है ना, कम से कम 50% का डिस्टेंस आ रहा है, तो जरूर ये किसी दूसरे डायामीटर से बात कर रहा होगा। और वो दूसरा डायामीटर कौन सा है वो देखते हैं अपन। हटा दो, इसको लिख लिया आपने, नोट कर लिया, ओके, कोई बात नहीं, चलता है। अब देखिए, दिखाता हूं आपको, ये क्या है, 1 इंच। 1 इंच डायमीटर होगा। अगर इंच में पूछेगा ना तो 1 इंच का होगा, किसका होगा वो भी बताऊंगा, और किसका नहीं होगा वो भी बताऊंगा। 1 इंच का डाया होगा, और उसको अगर mm में पूछा तो mm में किसका बताओगे, कितना बताओगे भाई, 38 mm। और बात करें दूसरे डायमीटर की, 63 वाले mm की, तो अगर इंच में बात करें तो क्या करना है, जवाब हमेशा इंच में ही देना है। तो आधा बेटा तो इंच में पूछ लिया ना, तो इंच का भी मेरे पास जवाब है, 2 इंच। 2 इंच बराबर बोले कितना हुआ भाई, 63 mm, मिलीमीटर। mm का मतलब मिलीमीटर ही होता है ना, हाँ, यही होता है ना भाई। मैं गलत बोलूँ ना तो रोक सकते हो, बिल्कुल आपका हक है ना, क्योंकि ऐसा टीचर हमको चाहिए भी नहीं जो गलत पढ़ाए है, और ऐसे स्टूडेंट भी नहीं चाहिए जो मैं गलत पढ़ाऊँ और गलती पढ़ ले।
टीचर स्टूडेंट क्या है, आपस का कॉम्बो होता है। टीचर स्टूडेंट के बिना टीचर नहीं, और स्टूडेंट के बिना टीचर नहीं, और टीचर के बिना तो स्टूडेंट हो ही नहीं सकते। टीचर नहीं होगा तो स्टूडेंट कहाँ से आएंगे? सही है कि नहीं बात? अब आप पूछोगे कि सर अपने फाइल जो आप अटैचमेंट में गए थे कि कौन कौन गया था अटैचमेंट में? 4 दिन के लिए। हाँ, 4 दिन के लिए गए। 4 दिन के लिए गए थे। पर आप बोलोगे कि सर अपने यहाँ तो वो जो होज पाइप है वो तो है ना 38 mm का तो कोई है ही नहीं, 1 इंच का तो कोई है ही नहीं, वो तो सारे 63 mm के हैं, सही ना? हाँ, तो अब जो बात कर रहे हैं अपन, जो ये 38 mm का जो डायमीटर पाया जाता है, ये 1 इंच का जो डायमीटर वो पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है? वो पुराने टाइप के होजों में पाया जाता था। किसमें? पुराने टाइप के जो होज थे ना, जो जहाँ पे एरोप्लेन वगैरह में यूज होता था, या फिर जो हवाई जहाज वगैरह होती थी ना, हवाई जहाज या फिर जहाज जो पानी में चलने वाली जहाज थी, वहाँ पे इस प्रकार की कपलिंग पाई जाती थी। उसमें मेन कपलिंग का डायमीटर था 1 इंच का और 38 mm का, है ना? अब बात करें अग्निशमन विभाग में होजों का डायमीटर पाया जाता है, तो अग्निशमन विभाग की जहाँ पर बात आए वहाँ पे आपको बात करनी है 2 इंच की। कितने की? 2 इंच की, या 63 mm की बात करनी है ना? हो गया क्लियर? डाउट कोई नहीं ना? तो आज आपका जो हुआ वो प्रदाय बोझ तक हो गया, इसका डायामीटर, इसकी लेंथ की बात कर दी। कल आपकी जो चर्चा होगी वो चर्चा होगी किस पे होगी भाई? आहरण खोज पे, सक्शन खोज पे आपकी चर्चा होगी, है ना? यहाँ तक कि कोई आपके डाउट हैं तो डाउट मेरे को क्लियर करवा दो, बता दो मेरे को, ताकि आपके डाउट यहाँ के यहीं क्लियर कर दूँ, है ना? तो आज के लिए मैं आपसे क्या लेता हूँ? विदा लेता हूँ, और कल फिर मिलेंगे अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है प्रवीण स्पेस मुंडोतिया।